नमस्ते बेटा जी, कैसे हैं आप सब? बेटा हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स यानी हमारे आसपास के पदार्थ, ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करा है हमने। इसके पहले इसका पार्ट 1 मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि मैटर पदार्थ क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं यानी कि कण। तो थोड़े अगर आपने ये वीडियो पार्ट 1 नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ के कणों के अभिलक्षण। बेटा सबसे पहला जो लक्षण है, सबसे पहला जो कैरेक्टर है पार्टिकल्स का, वो ये है कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम यानी पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान यानी खाली जगह होती है। थोड़ा सा इसे समझेंगे, ये दोनों पॉइंट्स मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। देखिए, जैसे आप एक क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, आपकी कुछ क्लास है, ये वाली क्लास है, क्लास ए, इसको मैं बोल देती हूँ क्लास ए। अब ये क्लास 50 बच्चों को बिठा सकती है। इसके अंदर जो स्पेस है ना, वो कितने स्टूडेंट्स का है? 50 स्टूडेंट्स का है। ठीक है, तो इस क्लास को हम मैटर कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं ना, जाहिर है, क्योंकि ये मास होगा इस क्लास का, बच्चों में द्रव्यमान होगा और ये जगह भी घेरेंगे, तो इसीलिए हम इस पूरी क्लास को मैटर कह सकते हैं। ठीक है, ये एक उदाहरण है। इसी तरह से मेरे पास दूसरी क्लास है क्लास बी और ये एक तीसरी क्लास है क्लास सी। अब ध्यान दीजिए बच्चे, हर क्लास में 50-50 बच्चे बैठ सकते हैं, इतनी जगह है कि 50-50 बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बैठे हैं पूरे 50, इस क्लास में 10 और इसमें 5। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इन हर एक बच्चे को हम क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल। हर एक बच्चे को हम कण बोल सकते हैं क्योंकि ये एक मैटर है, पदार्थ, और पदार्थ किससे मिलके बना हुआ है? स्टूडेंट्स से यानी कि कणों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें जब पूरे के पूरे 50 बच्चे हैं तो बेटा एक दूसरे बच्चों के बीच में जो स्पेस होगी वो बहुत कम स्पेस होगी। ठीक है, क्योंकि 50 बच्चे बैठ सकते हैं और 50 ही बच्चे बैठे हुए हैं, तो जो एक बच्चों के बीच में जो स्पेस होगी, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, जहाँ पर बैठ तो 50 बच्चे सकते हैं लेकिन कितने बैठे हुए हैं? 10, यानी पार्टिकल्स यहाँ 10 है, तो इनमें बच्चों के बीच में स्पेस ज़्यादा होगी यानी खाली जगह ज़्यादा होगी, कोई कहीं बैठेगा और कोई कहीं बैठेगा। ठीक है, अब ये तीसरी क्लास जहाँ पे जगह तो 50 बच्चों के बैठने की है पर बैठे सिर्फ 5 हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? इस कंडीशन में हर एक बच्चे के बीच में यानी हर एक पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, जो खाली जगह होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यही एक पॉइंट है कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम। हर पदार्थ, हर मैटर जो कि पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, उनके बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह होती है। वो खाली जगह बहुत कम भी हो सकती है और वो खाली जगह बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, जैसा कि हमने स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल के हिसाब से समझा। क्लियर है बेटा? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कण हैं पदार्थ के, वो निरंतर गतिशील होते हैं यानी गति करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, वापस से इसी एग्जाम्पल पे आ जाएंगे बेटा। देखिए, अब यहाँ 50 बच्चे थे, 50 पार्टिकल्स थे, यहाँ पे 10 पार्टिकल्स थे और यहाँ 5 पार्टिकल्स थे। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा मूवमेंट कहाँ हो रही होगी? किस क्लास में, किस मैटर में, किस पदार्थ में पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा हिल डुल रहे होंगे, ज़्यादा मूवमेंट हो रही होगी? जाहिर है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से बहुत दूर है, तो वो कभी किसी पीरियड में कहीं पे बैठेगा, किसी पीरियड में कहीं और जगह पे बैठेगा। राइट, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, बच्चा अपना स्पेस छोड़ के इधर उधर ट्रैवल कर सकता है, जा सकता है, क्योंकि स्पेस है, जगह है।
लेकिन यहाँ इस कंडीशन में क्योंकि स्पेस बहुत कम है, 50 के 50 बच्चे बैठे हुए हैं, स्पेस बहुत ही कम है, ध्यान रखिएगा, स्पेस है, खाली जगह है लेकिन बहुत कम है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगी, जो गति होगी पार्टिकल्स की, वो बहुत कम होगी। क्लियर है बेटा? तो सेकंड पॉइंट भी यही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कहीं पर ज़्यादा मूवमेंट होगी, कहीं पर कम मूवमेंट होगी। किस पे डिपेंड करता है कि रिक्त स्थान यानी स्पेस कितना उनको अवेलेबल है। तो किसी मैटर में ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगा तो वो ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, और किसी मैटर में कम स्पेस अवेलेबल होगा तो वो कम मूवमेंट करेंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल बताऊं तो अब ये रजिस्टर है, ठीक है, ये मैटर है, क्लियर। यहाँ भी ये भी पार्टिकल्स से मिलके बना होगा, छोटे छोटे कणों से मिलके बना होगा। अब मैं क्या देख रही हूँ, क्या ये रजिस्टर के कण इधर उधर भाग रहे हैं? क्या नहीं भाग रहे ना, जाहिर है, क्योंकि मूवमेंट है, गति है, लेकिन बहुत कम है। क्यों है कम? क्योंकि पार्टिकल्स यानी इस पेज के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम है। जैसे अगर मैं आपके बेंच पे 4 बच्चों को बिठा दूं तो ज़्यादा हिलडुल नहीं सकते ना, लेकिन अगर 2 ही बेंच पे बच्चे बैठे हों तो वो ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, और अगर बेंच पे एक ही बच्चा बैठा हो तो वो कभी बेंच के इस तरफ होगा, कभी इस तरफ होगा। क्लियर है बेटा ये दोनों पॉइंट? चलिए अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। अच्छा, वैसे एक बात इसमें रह गई, के ई, ये जो मैंने यहाँ के ई लिखा है, ये काइनेटिक एनर्जी, हिंदी में इसे बोलते हैं हम गतिज ऊर्जा। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कण, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं, इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। हिंदी में क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा, यानी गति वाली ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एनर्जी। वो इसी ऊर्जा की वजह से मूवमेंट करते रहते हैं, यानी गति करते रहते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझा सकते हैं। देखिए, अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि क्या है ये गतिज ऊर्जा, बेटा ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर मैं एक क्लास की बात करूँ या एक रूम की बात करूँ जिसमें मैं इस रूम में 50 बच्चे बैठा दूँ, ठीक है, राइट, 50 बच्चे बैठे हुए हैं, स्पेस बहुत कम है आपस में, बच्चों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस बहुत कम है, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, ज़्यादा गति नहीं होगी, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। क्लियर है मेरी बात? ये बात बच्चे, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात समझिए, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर यानी तापमान, तापमान बढ़ा दूं, यानी इस रूम में अगर मैं गर्मी बढ़ा दूं, तब क्या होगा बेटा? ज़रा सोच के बताइए। अगर आपके रूम में गर्मी बढ़ जाए तो आप क्या रूम में ही बैठे रहते हो? नहीं ना, आप रूम से बाहर जाने की कोशिश करते रहते हो, यानी आप एक जगह पे टिक के बैठना पसंद नहीं करते क्योंकि आपको गर्मी लग रही है, करेक्ट। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हर पार्टिकल यानी हर जो कण है उनकी गति बढ़ जाती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ, तापमान बढ़ाने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। अगर ये इंक्रीज होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा भी इंक्रीज होगी। इसका थोड़ा उल्टा सोचते हैं, अगर मैं इस कमरे में एसी लगा दूं, यानी टेम्परेचर, तापमान को कम कर दूं, कम करने पे क्या होगा? क्या आप इधर उधर भागेंगे रूम छोड़ के? नहीं, बल्कि आप जहाँ हैं, आप जहाँ पर हैं उसी जगह पे एकदम सिकुड़ के बैठ जाएंगे, बिल्कुल हिलना डुलना पसंद नहीं करते हम। जब एसी चल रहा होता है तो आराम से चादर तान के सोना पसंद करते हैं ना हम, क्या हम इधर उधर भागना पसंद करते हैं? नहीं। तो टेम्परेचर यानी तापमान अगर कम कर दिया जाए तो हमारी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है। इज इट क्लियर बेटा? यानी तापमान बढ़ने के साथ साथ पार्टिकल की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, ठीक है, और वो एक दूसरे से दूर दूर जाने लगते हैं। इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे जब हम पानी का एग्जाम्पल लेंगे। यानी अगर मैं पानी या बर्फ़ की बात करूं, जैसे आपको पता है, देखिए यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, अगर ये आइस है, आइस यानी बर्फ़, ठीक है, जाहिर है ये सॉलिड है तो पार्टिकल पास पास होंगे,
आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट अभी लग रहा होगा, बट धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ठोस क्या होता है, द्रव्य क्या होता है और गैस क्या होती है। बट मैं अगर बात कर लूँ, इतना तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। जब हम आइस यानी बर्फ़ को गरम गरम करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे किस में बदल जाता है बेटा, पानी में, वाटर में, और एक दूसरे से पार्टिकल्स दूर जाने लगते हैं, फ्लो करने लगता है ना पानी, है ना। ये तो एकदम कॉम्पैक्ट है, पास पास है इसके पार्टिकल गर्म करने के बाद फ्लो करने लगेंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। मैं और गर्म करूँ तो क्या होगा बेटा जी, और गर्म करूँ तो ये वेपर यानी भाप बन जाएंगे, यानी पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर भागेंगे। क्लियर है। ये एग्जाम्पल बाद में भी आएगा जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं, तब थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज़। अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पार्टिकल्स यानी कणों के बीच में स्पेस होती है, कम या ज़्यादा ये अलग बात है, पर होती है। और सेकंड पॉइंट है कि ये पार्टिकल्स निरंतर गति करते रहते हैं, यानी मूवमेंट करते रहते हैं। ये मूवमेंट कहीं पर कम होती है किसी मैटर में और किसी मैटर में ज़्यादा होती है। गैस में ये पार्टिकल की मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगी, पानी में थोड़ी और कम होगी, और सॉलिड में यानी ठोस में सबसे कम होगी। क्लियर। चलिए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कणों के बीच में आकर्षण होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, कैन यू कट वाटर, पानी को काट सकते हैं क्या आप? अगर आप अपनी जो टैप खोलते हैं, पानी आता है उसमें से, क्या आप उसको चाकू से काट सकते हैं? नहीं, पानी नहीं कट पाता ना। क्लियर। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सामान है जो कट जाते हैं, जैसे चौक को आप तोड़ सकते हैं, है ना। चौक को आप तोड़कर अलग अलग कर सकते हैं। आयरन को तोड़ने में यानी लोहे को तोड़ने में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। पानी को तोड़ने में थोड़ी सी, आप बिल्कुल कट नहीं कर सकते। करेक्ट। तो बेटा ध्यान दीजिए इसको, जो कण होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, फिर वही बात आ जाएगी कि कहीं पर ये अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो आप उसे तोड़ना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और कहीं पर ये अट्रैक्शन बहुत कम होती है। क्लियर। तो जहाँ पर अट्रैक्शन कम होगी तो पार्टिकल्स को अलग अलग करना ईजी हो जाएगा, और जहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो पार्टिकल्स को अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो ये 3 पॉइंट हैं पदार्थ के कणों के लक्षण, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। स्टेट्स मतलब अवस्था, पदार्थ की अवस्था। जैसे अगर मैं आपको कुछ मैटर के एग्जाम्पल दूं, पदार्थ के एग्जाम्पल, जैसे ये पेन, कॉपी, हवा, पानी, किताब, तेल, अगर मैं ऐसे आपको जितने भी मैटर अपने आसपास दिख रहे हैं ना, आप खुद को भी उसमें गिन सकते हैं। आप, मैं, पेड़ पौधे, कुछ भी, पत्थर, वॉटेवर, जो भी आपको दिख रहा है, ऐसे 8-10 एग्जाम्पल लीजिए आप अपने आसपास के पदार्थ के, मैटर के, और फिर उनको ना क्लासेस में, ग्रुप में बांटने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर इन एग्जाम्पल से देखूँ तो बेटा ये पानी और तेल, ये मुझे थोड़ा एक कैटेगरी का लगेगा, है ना। इन दोनों को हम एक भाग में डाल सकते हैं कि पानी और जो तेल है वो एक तरह से दिखता है, पेन, बुक ये अलग तरीके से दिखती है, और एयर, हवा, ये बिल्कुल ही अलग कैटेगरी में आता है ना। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और उनको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, विभाजन उनका कर सकते हैं। बेटा आपके पास 3 ही कैटेगरी आएंगी जो मैटर की होती है। वैसे तो 5 कैटेगरीज होती हैं, 5 तरह के स्टेट्स होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 3 है, ठीक है। तो हम 3 ही पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी जो होती है, पहला स्टेट जो होता है, पहली अवस्था मैटर की, वो है ठोस। कौन सी अवस्था है? ठोस। नॉर्मली भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ सॉलिड है या ठोस है। जैसे ये पेन किस कैटेगरी में आएगा? ठोस में आएगा, सॉलिड में आएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट स्टेट है लिक्विड, यानी तरल, द्रव्य भी कहते हैं इसको। तो पदार्थ और कैसा दिखता है? तरल, यानी पानी, तेल, दूध, ये सब किसकी कैटेगरी में आएंगे? तरल की कैटेगरी में आएंगे, लिक्विड की कैटेगरी में आएंगे। और जो लास्ट कैटेगरी आपको दिखती है वो क्या है? गैस, जैसे कि हवा,
जैसे एलपीजी सिलेंडर में भी जो गैस, जब आप खाना बनाते हैं तो आपने स्मेल की होगी, या जो ऑक्सीजन आप अपने अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भी मैटर ही हैं बेटा। देखो ये सारी चीज़ें मैटर हैं, ठीक है, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ मास है और वो जगह घेरती हैं। क्लियर? तो सारी मैटर हैं, बट वो 3 तरह से दिखती हैं। कुछ मैटर हमें सॉलिड दिखता है, कुछ हमें लिक्विड दिखता है, कुछ हमें गैस दिखता है, कुछ पदार्थ ठोस दिखते हैं, कुछ तरल और कुछ गैस। तो कितनी अवस्थाएं हो गई? पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो गई। स्टेट्स ऑफ मैटर 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, हम कैसे बताते हैं कि कौन सी चीज़ सॉलिड है, कौन सी चीज़ लिक्विड है, कौन सी चीज़ गैस है? कुछ तो देखते होंगे ना हम, जिसको देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई फलां चीज़ सॉलिड है, फलां चीज़ लिक्विड है या फलां चीज़ गैस है। वो क्या पैरामीटर्स हैं, वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको देख के हम ये बातें डिसाइड करते हैं, वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद कर रही हूँ। हमने क्या पढ़ लिया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल पढ़ लिए और स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस की। चलिए, थैंक यू।